आदर्श। जयपुर में गुरु नानक जयंती पर राज्यपाल गुरुद्वारे में कीर्तन दीवान का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र सहित मौजूद लोगों को दी शुभकामनाएं। बीकानेर में मौसमी बीमारियों और डेंगू का बढ़ता प्रकोप। बीमारियों के चलते पीबीएम अस्पताल अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने की फुल प्रूफ तैयारी। लक्ष्मणगढ़ में सामाजिक संस्था ने किया दान पुण्य का कार्य। चंद्र ग्रहण के चलते किया दान। जरूरतमंदों में वितरित किए वस्त्र और मिठाई। हनुमानगढ़ में चोरी की घटनाओं से परेशान है ग्रामीण। लोगों ने थाना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 3 दिन में चोरों को पकड़ने की कर रहे मांग। जयपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। 250 लोगों का जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बार राजस्थान का 8वां उपचुनाव सरदार शहर का होने जा रहा है। वहीं भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कुल 7 उपचुनावों में कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलकर 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं मंडावा से राम नारायण चौधरी के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी बेटी रीटा चौधरी, सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी का निधन होने से उनकी पत्नी गायत्री, गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से खाली हुई बल्लभनगर से उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत और सुजानगढ़ के भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु होने से उनके पुत्र मनोज मेघवाल को प्रत्याशी बनाया। असमय मृत्यु होने से जनता ने दिवंगत विधायकों के रिश्तेदारों को जिताकर सहानुभूति दिखाई है। इसी तरह से बीजेपी ने राजसमंद से विधायक रही किरण माहेश्वरी की कोरोना से मौत होने पर उनकी बेटी दीप्ति किरण माहेश्वरी को मैदान में उतारकर सहानुभूति के वोट बटोरे हैं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण भार्गव स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार भी राजस्थान में उपचुनाव जो होने जा रहे हैं वो सहानुभूति के बल पर इस बार भी जो है चुनाव में दावेदारी की जाएगी? कहना चाहूंगा कि इस बार राजस्थान में जो होने जा रहा है वो कहीं न कहीं राजस्थान के लिए बहुत दिलचस्प साबित होने वाला है। अगर हम सीटों की बात करें तो भले ही दिलचस्प अगर हम बात करें सीट की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से कांग्रेस ने अब तक राजस्थान में सहानुभूति सीट पर चुनाव की बात की है, की बात हुई है, उसी हिसाब से कहीं राजनीति में अपना दाव पेच खेलने के लिए तैयार हुई है। अब हम अगर बात करें सहानुभूति की सीटों की तो भाजपा ने भी पिछले चुनाव में सहानुभूति की सीटों पर जरूर अपना दाव खेला था और 2 सीटों पर जरूर जीत हासिल की थी। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने इस बार राजनीति को प्रबल दावेदार में अपने जो दिवंगत विधायक है उनके बेटे को उतारा है, उस हिसाब से जो सरदार शहर में जो भंवरलाल शर्मा है उनके पुत्र अनिल शर्मा है कांग्रेस के जो दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि इस उपचुनाव में जो है कहीं न कहीं सहानुभूति का फैक्टर जो है वो कांग्रेस के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको और बात बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कांग्रेस में जो पार्टी को लेकर कलह चली आ रही है और दोनों जो गुट है यहाँ पर कांग्रेस में अगर बात कहें, एक तरफ जहाँ गहलोत का गुट है और एक तरफ जहाँ पायलट का गुट है, वो दोनों गुट आपस में सक्रिय है। लेकिन सीट में उपचुनाव में दिलचस्प होने वाली बात यह है कि अब ये जो भंवरलाल शर्मा जो थे दिवंगत विधायक जो थे, ये पहले जो गहलोत गुट में थे उसके बाद ये पायलट गुट में शामिल हो गए और पायलट गुट में शामिल होने के बाद वापस से ये गहलोत गुट में शामिल हुए हैं। तो अब ये जो चुनाव है सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए होगा कि अब जो उनके पुत्र हैं वो किस गुट से आते हैं, या तो वो गहलोत गुट से होंगे या पायलट गुट से होंगे, ये तो अभी कहना मुश्किल ही है। लेकिन यहाँ जो गुट फैक्टर जो है एक तरह से कहीं न कहीं भारी होता नजर आ रहा है और इसका जो फायदा है वो कहीं न कहीं भाजपा को जरूर मिलेगा। तो भाजपा की तरफ से अब कौन दावेदारी पेश करेगा विधानसभा में, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जी
जी बिल्कुल, और साथ ही साथ प्रवीण ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतार सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आरएलपी भी पिछले विधानसभा उपचुनाव में अपना एक जो कैंडिडेट है जिता चुकी है, जिसमें जो आरएलपी के जो विधायक है हनुमान बेनीवाल, उनके जो भाई हैं वो इस सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। राजस्थान में एक विधायक आरएलपी का भी माना जा रहा है, तो वहीं भाजपा का भी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं अब यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हुई है और उनका भी दावा है कि आगामी 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है उनमें 200 सीटों पर कहीं न कहीं वो जीत दर्ज कराने की बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा आरएलपी और अब आम आदमी पार्टी भी अपना एक दाव पेच यहाँ तैयार करने जा रही है। जी बिल्कुल, अब तक चुनाव में 3 पार्टियां प्रमुख दावेदार होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। देखिए, जिस हिसाब से अगर हम राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बाकी के अन्य जगहों पर, और अभी हाल ही में चुनाव हुए हरियाणा वगैरह, यहाँ पर जिस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस दिया है वो कहीं न कहीं राजस्थान में भी अब अपना परफॉर्मेंस देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात में भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और गुजरात में भी इस बार चुनाव में वो बहुमत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ उपचुनाव में अब एक सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है सरसा शहर पर, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का एक विधायक, आम आदमी पार्टी अपना विधायक उतारेगी और वो भी अब पूरी तैयारी और पूरी कमर कस के मैदान में आ चुके हैं। और जैसे ही उनका कोई विधायक जो दावेदार कौन होगा, आम आदमी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या चेहरा होगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी किसको टिकट देती है और किसको चुनाव के लिए खड़ा करती है। लेकिन जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो कैलाश भंवरलाल शर्मा के जो पुत्र हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती तीनों तीनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो एक अच्छा नाम थे, एक अच्छा कार्यकर्ता थे, एक अच्छे कांग्रेस के रूप में एक निडर विधायक रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे विकास के काम भी करवाए हैं कांग्रेस में, और कहीं न कहीं वो अशोक गहलोत के भी चहेते रहे हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी और आरएलपी के लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 में भी उनकी अपनी पूरी तैयारियां हैं इस बार चुनाव लड़ने की भी। जी बिल्कुल, पिछले चुनाव में सहानुभूति पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, क्या इस बार भी दिवंगत विधायक को जनता चुनेगी? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस हिसाब से अब तक के पिछले 7 चुनावों में जो दिवंगत थे उनके परिवारजनों को ही सहानुभूति का टिकट मिला था और सहानुभूति के आधार पर ही वे चुनाव जीते थे। लेकिन अब उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से जो पिछली बार जो दिवंगत हुए विधायक हैं उनके सुपुत्र इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब जो जनता है वो देख रही है कि विकास के काम कहाँ हुए हैं, कहाँ लोग, कौन सी सरकार क्या काम करवा रही है। और जिस हिसाब से गहलोत सरकार ने अब जो कहते हैं ना, कामों की झड़ी लगा दी है और अपने दावों की झड़ी लगा दी है, एक तरह से जैसे देखा जाए तो विकास के कार्य जिस हिसाब से राजस्थान में किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका एक फायदा जरूर इस सीट को मिल सकता है। और उपचुनाव में हम देखेंगे कि इस बार जनता जो है वो क्या चुनती है, विकास के काम चुनती है या दावे वादे चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर बीकानेर से है, जहां मौसमी बीमारियों और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीबीएम अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके चलते सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पीबीएम के अनेक वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर सोनी ने वार्डों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हालांकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की बात सामने नहीं आई, फिर भी मरीजों के लिए पलंग की उपलब्धता के दिशा निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए गए। वहीं डॉक्टर सोनी ने कहा कि जिस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने आ रही हैं उसका त्वरित निवारण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।